अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके साथ बात करेंगे वो बात करेंगे आपसे एडजस्टिंग एंट्रीज इन वर्कशीट के चैप्टर के लेक्चर की सीरीज़ के फोर्थ लेक्चर में। तो हम आपके साथ जो बात करेंगे वो वर्कशीट के हवाले से बात करेंगे। और चूँकि हमने लास्ट जो लेक्चर आपको डिलीवर किया था उसमें भी हमने वर्कशीट के हवाले से बात की थी और ये भी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ ज़रूर है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें बताता है कि एम एस जफर एंड सन्स प्रेजेंटेड द फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31, 2018। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ जो बात की गई एम एस जफर एंड सन्स के जो डेटा है उसकी बात की गई, ट्रायल बैलेंस की बात की गई, बिफोर एडजस्टमेंट है तो इसका मतलब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये मौजूद है हमारे पास। और इसके कुछ हमें डेबिट बैलेंसेस भी दे दिए गए जो कि सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे पास, फिर फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज दिया हुआ है, कमीशन इनकम है और फिर कंसल्टिंग फ़ी इनकम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको एक बात याद दिलाते चलें कि अगर आप गौर करें तो नॉर्मली हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो मिलता था वो क्रेडिट साइड में मिलता था, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली यहाँ हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट साइड में दिया हुआ है। और इसकी जो रीज़न होती है कि क्यों बाज़ात ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपको अपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे नज़र आता है, वो हमने आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात आपकी समझ आ गई होगी। फिर अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई हमें एडजस्टमेंट के लिए, उसमें क्या बात कही गई। उसमें बताया गया कि सैलरीज एक्सपेंस हैं फॉर द ईयर 10,000। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर बताया गया आपको प्रीपेड रेंट है आपके पास 4,000। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस के हवाले से बता दिया गया कि 6,000 रुपीज़ से एक्सपायर हुआ है। और फिर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपको बता दी गई कि 3,000 की स्टिल ऑन हैंड आपके पास मौजूद है। फिर डेप्रिसिएशन बताया गया ऑन फिक्स एसेट 10%। अच्छा, यहाँ आपको एक बात दोबारा बताते चले कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी लाइफ नॉर्मली जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि वो जो यूज़ होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत तक बेनिफिट्स देते हैं बिज़नेस को। तो ऐसे जो एसेट्स हैं वो आपके पास यहाँ आपके जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर मौजूद है। फर्नीचर एक आपका मौजूद है यहाँ और दूसरा इक्विपमेंट मौजूद है जो कि आपके फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में लाए करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बता दिया गया कि एस्टिमेट करना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल 3,000, यानी कि हमने अकाउंट रिसीवेबल का 3% अपना बैड डेट एस्टिमेट करना है। और किस तरह करेंगे इंशाल्लाह भी आपको आने वाले एडजस्टिंग एंट्रीज में उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। और फिर स्टूडेंट्स अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज आपके सामने मौजूद है। अनयूज के हवाले से हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अनयूज हो, प्रीपेड हो, ऑन हैंड हो, इन तमाम का मतलब, या अनएक्सपायर्ड हो, इन तमाम का मतलब एसेट को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ आपके पास सप्लाईज ऑन हैंड जो है वो 2,000 रुपीज़ की दी हुई है, एसेट के तौर पे दी हुई है। फिर स्टूडेंट्स आपको कमीशन इनकम के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई कि इंफॉर्मेशन जो है वो कमीशन इनकम फॉर द ईयर है 14,000 रुपीज़, जबकि आपके पास आपके ट्रायल बैलेंस में जो मौजूद है वो 12,000 रुपीज़ मौजूद है। तो इस तरह हमने ऑब्जर्व किया कि तकरीबन 2,000 रुपये का हमारी कमीशन इनकम में यहाँ इजाफा होता हुआ नज़र आया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई कि अनअर्न्ड कंसल्टेंसी फ़ी इनकम है, यानी कि जो फ़ी इनकम हमने रिकॉर्ड की थी कंसल्टेंसी के हवाले से वो थी 13,000, लेकिन एक्चुअली उसमें से अभी 3,000 अनअर्न्ड है हमारे पास, यानी कि अभी उसको हमने कमाया नहीं है। लायबिलिटी अकाउंट हमारे पास यहाँ मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर अब बात करते हैं आपसे रिक्वायर्ड की, तो उसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज और वर्कशीट बनानी है। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब बात करते हैं आपके साथ एडजस्टिंग एंट्रीज़ की। सबसे पहले तो याद रखिए स्टूडेंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमने आपको 12 बताया कि ये साल के आखिर में बनाई जाती हैं, यानी कि जो आपका अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो होता है एंड होता है, तो उसके एंड पे हमें अपनी इन एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके पास हमने आपको कहा था
कि जब भी ये क्वेश्चंस वगैरह शुरू हुआ करें तो आप इनके स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट अपने साथ ज़रूर रखा करें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत उनको देखने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास जो मौजूद है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो कुछ इस तरह मौजूद है कि आपको सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन ब्रेक की गई और बताया गया कि सैलरीज एक्सपेंस जो है फॉर द ईयर वो 10,000 है, और जबकि आप अगर गौर करें तो आपको आपके अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 13,000 की सैलरी मौजूद है। तो इट मींस कि एक्चुअली जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो 10,000 रुपीज़ हुआ है, जबकि आपका सैलरीज एक्सपेंस जो रिकॉर्ड में मौजूद है वो 13,000 रुपीज़ मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा अपने सैलरीज एक्सपेंस को 13,000 से 10,000 पे लाना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमारे एक्सपेंस में यहाँ कमी वाक़ई हो रही है, और एक्सपेंस जब हमारा डिक्रीज होता है तो उसके पैरेलल हमारे पास हमारा एसेट इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो यहाँ एंट्री रिकॉर्ड होगी वो कुछ इस तरह होगी कि आपके पास जो डेट होगी 31 ऑफ दिसंबर होगी, क्योंकि वजह है कि एडजस्टिंग एंट्रीज और ऑलवेज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और हम यहाँ जो फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर ईयर को यानी कि जनवरी टू दिसंबर के ईयर को फॉलो कर रहे हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी डेट डाली, और चूंकि हमारा एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ है तो हमने अपने प्रीपेड सैलरीज को डेबिट किया, और इसकी जो अमाउंट स्टूडेंट्स वो 3,000 ही है, क्योंकि जो एक्सपेंस में कमी वाक़ई हुई है वही अमाउंट हमारी एक्चुअली हमारे एसेट की है। तो इस सूरत में हमने यहाँ 3,000 से अपने एसेट को डेबिट किया, प्रीपेड सैलरीज डेबिट होती है, और विद द सेम अमाउंट चूँकि हमारा सैलरी एक्सपेंस 3,000 से कम हुआ है तो एक्सपेंस को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया विद द सेम अमाउंट ₹3,000। अब इसका मतलब है कि इसका जो एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस आएगा तो 3,000 रुपीज़ आपको एज एसेट नज़र आ रहे होंगे आपकी जो वर्कशीट होगी, और सैलरीज एक्सपेंस आपको अब 13,000 की जगह 10,000 नज़र आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी और आपने अपनी पहली जो इसकी एंट्री है उसको रिकॉर्ड किया, और आपने प्रीपेड सैलरीज को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। तो इसी नरेशन में हमने लिखा टू रिकॉर्ड प्रीपेड सैलरीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। आइए आगे अब बढ़ते हैं और अपनी सेकंड एंट्री की बात करते हैं। तो सेकंड एंट्री जो हमारी मौजूद है वो रेंट के हवाले से मौजूद है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए प्रीपेड रेंट की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है 4,000 रुपीज़, जबकि आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई रेंट एक्सपेंस वो 14,000 रुपीज़ दिया गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड आपका 4,000 से अपना एसेट इंक्रीज हो गया। तो प्रीपेड रेंट स्टूडेंट्स यहाँ डेबिट हो जाता है 4,000 रुपीज़ से, और स्टूडेंट्स यहाँ रेंट एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,000। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस है रेंट एक्सपेंस वो 10,000 रुपीज़ था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जैसे ही रेंट एक्सपेंस आपने 4,000 से कम किया तो 14,000 से 4,000 लेस हो जाएंगे, और आपका रेंट एक्सपेंस जो मेंटेन हो जाएगा वो 10,000 पे मेंटेन हो जाएगा। और आपके ये जो रेंट एक्सपेंस में कमी वाक़ई हुई इसके दूसरे साइड पे आपका प्रीपेड रेंट मौजूद है जो कि आपने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया वर्थ ₹4,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स हमने इसकी नरेशन रिकॉर्ड की, हमने प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की। तो इसमें बताया जाता है कि इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ है 6,000 रुपीज़ से, जबकि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि एसेट की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो बताया गया 8,000 हमारे पास मौजूद थे प्रीपेड के तौर पे, एसेट के तौर पे, लेकिन उसमें से जो इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ यानी कि खर्च हो चुका है वो 6,000 का हो चुका है। तो इन अदर वर्ड्स अगर देखें तो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस एक्चुअली जो बचता है वो अब सिर्फ 2,000 रुपीज़ का ही बचता है। तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास रिकॉर्ड में प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट मौजूद है यानी कि एसेट का अकाउंट मौजूद है, तो इट मीन्स कि हमें अपने एसेट के अकाउंट को कम करना पड़ेगा और 8,000 से इसको हमें 2,000 पे लाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रीपेड का अकाउंट कम हुआ, एसेट अकाउंट कम हुआ, तो इसके दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है जो कि इंक्रीज
इंक्रीज हुआ है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आप जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इसकी जो अमाउंट होगी वो 6000 होगी, क्योंकि एक्सपेंस आपका एक्चुअली 6000 हुआ है और आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर देना है विद द सेम अमाउंट 6000। तो इट मीन्स कि आपका नया जनरेट होने वाला अकाउंट एक्सपेंस का है और आपका जो एडजस्ट होने वाला अकाउंट है यानी कि जो कम होने वाला अकाउंट है वो आपका प्रीपेड यानी कि एसेट का अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि 8000 में से अगर 6000 एक्सपायर हो गया था तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका सिर्फ 2000 ही बचना चाहिए था। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 से जैसे ही हमने कम किया तो 8000 में से 6000 माइनस करने के बाद जो इसका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा वो वही 2000 ही हो जाएगा जो हमने अभी बात की। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इसकी नरेशन को हमने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस के तौर पे। तो टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें जो बात की गई वो एडवर्टाइजिंग के हवाले से बात की गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 3000 रुपीज़ मौजूद है, अदर इन्फॉर्मेशन में बताया गया, जबकि हमारे पास ऊपर जो ट्रायल बैलेंस मौजूद है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उसमें प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारे पास 20000 मौजूद है। तो इट मीन्स के 20000 में से अब सिर्फ 3000 ही यहाँ हमारे पास एडवर्टाइजिंग के एसेट के अकाउंट के तौर पे बचते हैं। तो इट मीन्स कि 17000 का यहाँ हमारा एक्सपेंस जनरेट हो चुका है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए एक्सपेंस को इंक्रीज किया, तो एक्सपेंस इंक्रीज होते हुए डेबिट साइड में आया और इसकी जो अमाउंट थी वो 17000 थी। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ऊपर हमारे पास जो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग था वो 20000 था, जबकि एक्चुअली हमारे पास जो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजिंग थी वो हमारे पास जो मौजूद था वो मौजूद था 3000। तो इट मींस के हमारे पास से 20000 में से अब सिर्फ 3000 बच रहे हैं। तो इट मींस 17000 आउट ऑफ 20000 हम एक्सपेंस कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं। तो इस सूरत में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो जाता है वर्थ रुपीज 17000 और इसमें जो हमारे दूसरे साइड पे जो अकाउंट में कमी वाकई आई वो हमारी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग यानी कि हमारा एसेट का अकाउंट कम होता है वर्थ रुपीज 17000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी और फिर हमने इसको रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की। तो इसमें हमने क्या करा, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम अब बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के हवाले से। तो याद रखिए हमने आपको बताया आपके पास आपके क्वेश्चन में दो फिक्स एसेट्स गिवन हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए इन दोनों की सेपरेट एंट्रीज बना लीजिए। तो आपने डेप्रिसिएशन की जो फिक्स एंट्री है वो बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो अमाउंट किस तरह ये आ रही है, तो बता दिया गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10% चार्ज किया जाएगा फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स याद रखिए आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिक्स एसेट्स की कॉस्ट मौजूद है। तो आप सबसे पहले फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए हमने आगे ब्रैकेट में फर्नीचर को मेंशन किया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम फर्नीचर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्नीचर की कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीज़ थी और 10% उसके ऊपर जैसे ही हमने अप्लाई किया यानी कि जो इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीस उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास 10,000 इसकी अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। और दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो जाता है 10,000 रुपीज़ से। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो हमने ये रिकॉर्ड किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो दूसरा फिक्स एसेट मौजूद है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी भी एंट्री सेम ही प्रोसेस की जाएगी यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन यहाँ हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ मेंशन किया स्पेसिफिकली ब्रैकेट में कि हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी जो एंट्री थी उसको बनाने के लिए जो अमाउंट निकाली वो इसकी जो कॉस्ट है इक्विपमेंट की 1,20,000 है। इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 10 और डिवाइड बाय 100 किया तो यहाँ 12,000 रुपीज़ इसकी अमाउंट आ जाती है और हमने यहाँ एंट्री की अमाउंट को भी रिकॉर्ड कर लिया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट डेबिट हो जाता है वर्थ रुपीज़ 12,000 और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाता है विद रुपीज़ 12,000।
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और फिर उसके बाद हमने इसकी नरेशन को रिकॉर्ड किया, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, तो जिसमें बताया गया कि एस्टिमेटेड अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल 3000 है। यानी कि आपको बताते चलें कि एंट्री तो हमने वही बनानी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, लेकिन यहाँ अब आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ चूँकि इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपने अपने टोटल अलाउंस और बैड डेट्स के जो एंडिंग बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, जो कि बराबर हो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट रिसीवेबल जो है उसके जो है वो 3000 हो। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आप याद रखिए, तो आपके पास ये अमाउंट क्रेडिट साइड में 3000 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके पास 2000 रुपीज़ डेबिट में भी मौजूद हैं। और इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था जब आप अपनी अलाउंस अप्रोच इख्तियार करते हैं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बात करते हैं, तो उस सूरत में आपने देखना ही होता है कि कितना आपके पास अलाउंस ऑलरेडी डेबिट या क्रेडिट में मौजूद है। तो क्रेडिट में होने वाला अलाउंस को आप लेस करके एंट्री बनाते थे, तो वो एग्जैक्टली उतना ही मेंटेन हो जाता था जितना आप कैलकुलेट करते थे या मेंटेन करना होता था। अब यहाँ चूंकि डेबिट साइड में है तो इट मीन्स कि आपको डेबिट साइड को भी कंपनसेट करना पड़ेगा और फिर इतनी अमाउंट लेनी पड़ेगी कि वो डेबिट साइड का कंपनसेट होने के बाद ये अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में 3000 रह जाए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपको यहाँ जो एंट्री बनानी पड़ेगी वो कुछ इस तरह बनानी पड़ेगी कि 3000 में ऐड करना पड़ेगा आपको 2000, और उस सूरत में आप एंट्री बनाएंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट वर्थ रुपीज 5000। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी जो 2000 डेबिट के साइड में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स मौजूद था वो इस क्रेडिट के 2000 से यहाँ नलीफाई हो जाएगा, और इसके अलावा 3000 रुपये आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट साइड में मेंटेन हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, जिसमें बताया गया कि एस्टिमेट करें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ऑन अकाउंट रिसीवेबल रुपीज़ 3000, यानी कि 3000 तक का अलाउंस आपने मेंटेन करना है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और ये तमाम की तमाम डिस्कशन इन डिटेल हम अपने चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में करते हुए आए हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, तो टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिसंबर की 31 पे अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जिसमें बताया गया कि अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज हैं 2000। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमें ये भी बताया गया ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन मौजूद है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, वो ऑफिस सप्लाईज 8000 है। इट मीन्स के 6000 की हमारी सप्लाईज एक्सपायर हो चुकी हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमें रिकॉर्ड में जो लाना पड़ेगा, अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, तो हमारा सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाता है वर्थ रुपीज 6000, क्योंकि 2000 स्टिल ऑन हैंड है। तो आउट ऑफ 8000 6000 हैज़ बीन एक्सपायर्ड, तो 6000 सैलरीज एक्सपेंस के डेबिट होते हैं, सॉरी सप्लाईज एक्सपेंस के डेबिट होते हैं, और सप्लाईज यहाँ हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 6000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स होगा ये कि हमारे पास जो सप्लाईज का अकाउंट है वो 8000 से कम होकर अब 2000 का रह जाएगा, जो कि हमें मेंटेन करना है। और हमारा सप्लाईज एक्सपेंस जो पहले हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था वो अब हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है बाय पोस्टिंग दैट अकाउंट टू डेबिट साइड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और फिर हमने अपने सप्लाईज एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, नरेशन में हमने यही लिखा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जिसमें हमें बताया गया कि कमीशन इनकम फॉर द ईयर है हमारे पास 14,000। तो याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ कमीशन इनकम फॉर द ईयर दे रहा है 14,000, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमारे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद है वो मौजूद है 12,000। इट मीन्स कि 2,000 की मजीद इनकम यहाँ जनरेट की जा चुकी है। तो इस सूरत में हम जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कमीशन रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और अपनी कमीशन इनकम को यहाँ क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,000, यानी कि 12,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा थे, मजीद 2,000 को हमने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये इनकम इन टोटल हमारे पास 14,000 की मेंटेन हो जाएगी आफ्टर एडजस्टमेंट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट
ट्रांजेक्शन की और ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी एडजस्टिंग एंट्री की। तो यहाँ बताया गया कि अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमारी है 3000, जबकि हमें जो इन्फॉर्मेशन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दी गई वो कंसल्टिंग फ़ी इनकम दी गई 13000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम जो अब अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास चूँकि यहाँ हमारी जो फ़ी इनकम है एक्चुअली वो अब 13000 नहीं है, इसमें से जो 3000 रुपीज़ हैं वो स्टिल हमारी अनअर्न्ड है। तो इट मीन्स एक्चुअल इनकम जो है हमारी कंसल्टिंग फ़ी की वो सिर्फ 10000 है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी कंसल्टिंग फ़ी को 3000 से कम करना पड़ेगा। तो कंसल्टिंग फ़ी इनकम 3000 से कम की तो उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया और हमारी इसके अगेंस्ट अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी जो हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी अब उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। तो अनअर्न्ड लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड किया गया क्रेडिट साइड में और 3000 इसकी अमाउंट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कंसल्टिंग फ़ी जो उसकी नेचर है रेवेन्यू की नेचर है क्रेडिट साइड में ऑलरेडी मौजूद थी 13000 रुपीज़ से। जैसे ही हमने यहाँ उसको 3000 से डेबिट में पोस्ट किया तो ये अल्टीमेटली 10000 की मेंटेन हो जाएगी आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। और फिर अनअर्न्ड के तौर पे आपके पास ये नया अकाउंट जनरेट हुआ जिसको हम मेंशन करेंगे इंशाल्लाह। और हमने इसकी नरेशन लिखी कि हमने रिकॉर्ड की है अनअर्न्ड कंसल्टिंग फ़ी इनकम। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम की तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी समझ आ गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी वर्कशीट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो आपको वर्कशीट समझाई थी वो पूरी समझा चुके हैं। अब यहाँ चूँकि थोड़ी सी हमारे पास स्पेस की कमी थी हमारी स्लाइड में तो इसलिए हमने इसको कोशिश किया कि इसको हम बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टेप पे हमने वही काम करना है कि हमने अपने जो अकाउंट्स हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के उनको हमने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एज इट इज़ कॉपी किए अपने जितने भी अकाउंट्स थे। सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट था, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट था, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग थी, प्रीपेड इंश्योरेंस था और फर्नीचर था, इक्विपमेंट था, अकाउंट रिसीवेबल था, अलाउंस फॉर बेड रेस्ट डेबिट में था तो डेबिट में पोस्ट किया। ऑफिस सप्लाईज था हमारे पास 8000, कमीशन इनकम स्टूडेंट्स हमारे पास 12000 था और कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमारे पास 13000 रुपीज़ थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास ये अकाउंट्स मौजूद थे। याद रखिए ये जो कैपिटल का अकाउंट है ये हमारे पास मौजूद नहीं था। तो स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी ज़रूरी है। तो इसको हमने कैपिटल के अकाउंट को अपने निकाला क्योंकि कैपिटल यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन कैपिटल के बगैर बिजनेस नहीं होगा तो इसलिए हमने इस अकाउंट को यहाँ आइडेंटिफाई किया। तो सैलरीज एक्सपेंस जो था स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद था 13000, 13 में हमने ऐड किया 14000, 14 में ऐड किया 20, फिर प्लस इसमें किया हमने 8000, फिर 1 लाख रुपीज़, फिर 120 स्टूडेंट्स हमने ऐड किए इसके अंदर, फिर हमने ऐड किया 20000, फिर 2000 को ऐड किया और 8000 को ऐड किया। तो इस तरह 3,05,000 हमारे पास हमारी डेबिट साइड का टोटल बन जाता है। जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास सिर्फ 25,000 है, यानी कि 12,000 और 13,000 टोटल बनते 25,000। तो जैसे हमने 5000 में से माइनस किए 25,000 तो हमारे पास 280 का कैपिटल यहाँ हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने यहाँ कैपिटल को भी आइडेंटिफाई कर लिया। याद रखिए स्टूडेंट्स बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक ही हम अपना ये काम कर रहे हैं। तो उसमें यही है तमाम डेबिट में से आपने अगर लेस कर दिया अपने क्रेडिट के अमाउंट्स को तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गया आपको वो यहाँ कैपिटल की सूरत में बच गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स फिर हम सेकंड फेज़ में गए थे और सेकंड फेज़ में फिर हमने आपके साथ बात की थी कि हम किस तरीके से अपनी एडजस्टमेंट्स जो हमने की हैं एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट की हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली एडजस्टिंग एंट्री थी वो सैलरीज़ के हवाले से थी। तो स्टूडेंट्स हमने वहाँ अपनी प्रीपेड सैलरीज़ को डेबिट किया था और सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट किया था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने अपनी प्रीपेड सैलरीज़ का चूँकि अकाउंट मौजूद नहीं था तो एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर हमने इसको जनरेट किया और
एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंदर हमने इसको जनरेट किया और प्रीपेड सैलरीज हमने डेबिट साइड में एडजस्टमेंट के कॉलम में पोस्ट की और इसके पैरेलल चूंकि सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद था इसको एडजस्ट किया तो ये क्रेडिट साइड में आया था, इसको हमने क्रेडिट में ही पोस्ट किया और हमने यहाँ इनके रेफरेंसेस भी दिए कि एंट्री नंबर 1 की वजह से प्रीपेड सैलरीज यहाँ डेबिट हुआ और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट हुआ। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अपनी सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रीपेड रेंट के हवाले से बात की गई। तो प्रीपेड रेंट स्टूडेंट्स यहाँ हमारा डेबिट हुआ था एडजस्टिंग एंट्री के अंदर वर्थ ₹4,000। तो हमने एडजस्टिंग एंट्री में जो रिकॉर्ड किया था तो एडजस्टमेंट के कॉलम में भी इसको डेबिट में ही पोस्ट किया और फिर स्टूडेंट्स हमने अपने जो रेंट एक्सपेंस था उसको चूंकि हमने कम किया था एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट साइड में पोस्ट किया था तो एडजस्टमेंट के कॉलम में भी क्रेडिट में पोस्ट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने फिर इसी तरह अपनी जो इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात थी, इंश्योरेंस एक्सपेंस के अकाउंट को जनरेट किया क्योंकि हमारे पास जो एंट्री रिकॉर्ड की गई इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया गया और जो प्रीपेड इंश्योरेंस था उसको क्रेडिट किया गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो जाता है ₹6,000 से और प्रीपेड इंश्योरेंस को स्टूडेंट्स हमने क्रेडिट किया ₹6,000 से। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की आपसे कि किस तरीके से हमने अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारी यहाँ डेबिट हुई थी एंट्री के अंदर तो हमने एडजस्टमेंट के कॉलम में डेबिट साइड में इसकी अमाउंट लिखी 17,000 और इसके पैरेलल हमारे पास अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो हमने उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसी अकाउंट के सामने एडजस्टमेंट के कॉलम में जाके हमने क्रेडिट साइड में 17,000 को पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन को भी अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास मौजूद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहाँ हमने 10,000 रिकॉर्ड में डाला था तो हमारे पास दोनों ही अकाउंट मौजूद नहीं थे तो इसलिए हमने एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर इन दोनों अकाउंट्स को ओपन किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर डेबिट हो गया 10,000 से और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया 10,000 से। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और चूंकि इक्विपमेंट के हवाले से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी तो इसीलिए हमने यहाँ इक्विपमेंट के हवाले से भी यही दोनों एंट्रीज अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई, दोनों अकाउंट्स को जनरेट किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ हमारे पास डेबिट हो जाता है इक्विपमेंट का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाता है वर्थ ₹12,000। फिर इस तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और बैड डेट की बात की। तो बैड डेट की एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 5,000 तो 5,000 ये आ गया आपके पास डेबिट साइड में। चूंकि अकाउंट मौजूद नहीं था हमने इसको जनरेट किया तो एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर ही जनरेट किया और चूंकि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारे पास ये डेबिट साइड में था तो हमने जस्ट सिंपल इसको एंट्री में जिस तरीके से अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने क्रेडिट में पोस्ट किया था इसके पैरेलल हम अपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट में ही पोस्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको भी पोस्ट कर दिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस की। तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हमारे पास जनरेट हुआ तो डेबिट साइड में हमने उसको रिकॉर्ड किया था 6,000 से और इसके अगेंस्ट ऑफिस सप्लाइज को क्रेडिट किया गया था। तो ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो हमने इसको कम जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया तो 6,000 से इसको हमने क्रेडिट का हिस्सा बना दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कमीशन रिसीवेबल की। तो एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट होगा 2,000 से और स्टूडेंट्स कमीशन इनकम हमारी क्रेडिट होगी विद द सेम अमाउंट। तो कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं था इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर और कमीशन इनकम हमारी यहाँ क्रेडिट हो जाती है आपकी एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में आकर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हम अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन को जिसको हमने रिकॉर्ड किया था एंट्री बनाई थी उसको पोस्ट करते हैं। तो अनएंड हमारे पास कंसल्टिंग फ़ी का अकाउंट तो मौजूद था जो डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया था। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमने यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड की जो कि जैसे एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने बनाई थी। तो एडजस्टमेंट एक कॉलम में भी इसको डेबिट साइड में पोस्ट किया वर्थ ₹3,000 और इसके पैरेलल चूँकि हमारे पास अनएंड कंसल्टिंग फ़ी का अकाउंट मौजूद नहीं था तो इसको हमने जनरेट किया। तो अनएंड कंसल्टिंग फ़ी हमारे पास यहाँ क्रेडिट हो जाती है विद द सेम अमाउंट 3,000। उम्मीद करते
स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपना सेकंड फेज़ भी मुकम्मल किया। आइए अब अपने थर्ड फेज़ की तरफ चलते हैं, यानी कि अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस 13,000 डेबिट का मौजूद था, जबकि एडजस्टमेंट में हमारे पास क्रेडिट साइड में 3,000 पोस्ट हुआ। तो हमने आपको बताया था कि दोनों जो सेम साइड्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं, जबकि जो डिफरेंट साइड्स होती हैं वो आपस में जो है वो लेस होती हैं। तो ये डेबिट का 13,000 और क्रेडिट का 3,000, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हुआ तो 10,000 बचता है। चूंकि डेबिट साइड आपकी बड़ी साइड है तो इसने डेबिट के कॉलम में हमने इसका रिमेनिंग बैलेंस लिख दिया 10,000 रुपीज़। इसी तरह के स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं रेंट एक्सपेंस की। तो रेंट एक्सपेंस यहाँ डेबिट में 14,000 था, जबकि क्रेडिट में एडजस्टमेंट के कॉलम में ये 4,000 था। तो इट मीन्स के 14,000 में से 4,000 को अगर माइनस किया तो उस सूरत में 10,000 हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस डेबिट साइड का बच जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने 20,000 में से लेस किया 17,000, तो 3,000 हमारे पास डेबिट साइड का बच जाता है। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की बात की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस स्टूडेंट्स हमारे पास था 8,000, और 8,000 हमारे पास डेबिट साइड में था, जबकि क्रेडिट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 6,000 से क्रेडिट हुआ। तो इस सूरत में 2,000 का अमाउंट डेबिट साइड का बच जाता है, तो इसलिए हमने इसको डेबिट में पोस्ट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स फर्नीचर में कोई तब्दीली नहीं आई, तो एज इट इज़ डेबिट साइड का बैलेंस था, डेबिट साइड में पोस्ट किया। इक्विपमेंट में भी कोई तब्दीली यहाँ नहीं आई, तो डेबिट साइड में 1,20,000 तो डेबिट साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी पोस्ट किया गया। अकाउंट रिसीवेबल भी स्टूडेंट्स यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, तो 20,000 का डेबिट में है, तो यही 20,000 का हमने डेबिट साइड में एडजस्टमेंट के कॉलम में भी पोस्ट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात की। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स यहाँ हमारे पास 2,000 रुपीज़ का डेबिट साइड में मौजूद है, जबकि 5,000 रुपीज़ का यहाँ क्रेडिट साइड में मौजूद है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 2,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 2,000 माइनस हुए 5,000 से, तो 3,000 बचता है। लेकिन चूंकि यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड का है, तो 3,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और ऑफिस सप्लाईज की बात की। तो ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 8,000 था। इस 8,000 में से 6,000 एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए गए थे। तो 8,000 में से अगर 6,000 को माइनस किया तो 2,000 का जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो आपका डेबिट साइड का बैलेंस बचता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि कमीशन इनकम की। तो कमीशन इनकम आपका क्रेडिट साइड में 12,000 पड़ा है स्टूडेंट्स, और यहाँ आपके पास एडजस्टमेंट में जो इसका बैलेंस है वो 2,000 पड़ा है क्रेडिट साइड में। तो इस तरह ये दोनों क्रेडिट के बैलेंसेस हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 14,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम कंसल्टिंग फ़ी इनकम की तरफ बढ़े। तो कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमारे पास 13,000 क्रेडिट साइड में पड़ी थी, लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट की वजह से डेबिट की गई 3,000, तो 13,000 में से 3,000 हम माइनस करेंगे तो 10,000 हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी थी। आइए स्टूडेंट अब कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं है, तो इसलिए कैपिटल एज इट इज़ क्रेडिट साइड में कॉपी कर दिया गया। फिर स्टूडेंट्स हम एडजस्टमेंट्स के अकाउंट्स की तरफ, जो न्यू अकाउंट्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रीपेड सैलरीज आपके पास एज इट इज़ डेबिट में मौजूद है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट आई। इसी तरह स्टूडेंट्स प्रीपेड रेंट की बात की हमने, इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात की, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की बात की, इसी तरीके से हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात की। ये तमाम डेबिट साइड में थे, तो डेबिट साइड में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चूंकि क्रेडिट साइड में था तो सेम क्रेडिट साइड में इसको भी पोस्ट किया। इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट हमारा डेबिट साइड में था, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ही पोस्ट किया गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चूंकि क्रेडिट साइड में था तो इसीलिए इसको क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया गया। अब आइए बात करते हैं आगे। तो बैड डेट एक्सपेंस हमारा जो मौजूद है डेबिट साइड में मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज भी मौजूद है डेबिट साइड में, और कमीशन रिसीवेबल भी डेबिट साइड में मौजूद है। इसके अलावा अनअर्न्ड कंसल्टिंग फी क्रेडिट साइड में मौजूद है। तो ये बैलेंस हमने एज इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसी तरह पोस्ट कर दिए, जो रिस्पेक्टिव अपनी फील्ड्स में चले गए, यानी कि जो डेबिट के बैलेंसेस है वो डेबिट साइड में और जो क्रेडिट के बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपना थर्ड फेज भी मुकम्मल किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के फेज में स्टूडेंट्स हमने अपने इनकम स्टेटमेंट के जो
हमारे पास जो है आइटम्स हैं यानी कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़, तो उनको पोस्ट करना है, जबकि आपके पास अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ और उनसे रिलेटेड आइटम्स को पोस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सैलरीज एक्सपेंस चूँकि आपका एक्सपेंस है, तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में गया। रेंट एक्सपेंस आपका यहाँ एक्सपेंस है, तो ये भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट में पोस्टिंग है, तो डेबिट में ही जा रहे हैं। क्रेडिट में पोस्टिंग होगी तो क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। बस हमें सिर्फ इनकी नेचर को आइडेंटिफाई करके इनकी रिस्पेक्टिव जगह पे हमें इनको भेज देना है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के आइटम्स बैलेंस शीट में। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट है तो बैलेंस शीट डेबिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है तो बैलेंस शीट डेबिट साइड, फर्नीचर आपका एसेट है तो बैलेंस शीट डेबिट साइड, इक्विपमेंट आपका एसेट है बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स आपका एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट के डेबिट साइड में जाएगा। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपके अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये बैलेंस शीट में ही जाएगा और उसके पैरेलल यानी कि अपोजिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा चूंकि क्रेडिट में ही मौजूद है। और फिर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ऑफिस सप्लाईज, ये आपका एसेट अकाउंट है तो डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कमीशन इनकम आपकी इनकम रेवेन्यू अकाउंट है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा आपकी इनकम स्टेटमेंट की, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू अकाउंट है। कंसल्टिंग फी इनकम भी आपका रेवेन्यू अकाउंट है तो इसीलिए ये कंसल्टिंग फी भी आपका आपकी इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात आपकी समझ आई होगी। फिर कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में मौजूद था एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन चूंकि इक्विटी अकाउंट है तो ये बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े, अब बात करते हैं प्रीपेड सैलरीज, तो एसेट अकाउंट है तो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड, प्रीपेड रेंट एसेट अकाउंट है तो इनकम बैलेंस शीट की डेबिट साइड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस अकाउंट है तो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में आएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस अकाउंट है तो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है तो इसलिए जो एसेट आपके बैलेंस शीट में पोस्ट हुए तो इनको भी वहीं हमें लेके जाना पड़ेगा। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपेंस की नेचर रखता है तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो इसको आप पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में 12,000 से जो इसकी अमाउंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे और बैड डेट एक्सपेंस चूंकि एक्सपेंस की नेचर रखता है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी एक्सपेंस की नेचर रखता है तो ये दोनों इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में पोस्ट होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और कमीशन रिसीवेबल की बात की। कमीशन रिसीवेबल हमारा एसेट अकाउंट है तो इसलिए हमने इसको एसेट की तौर पे अपनी बैलेंस शीट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। और अर्न कंसल्टिंग फी हमारी यहाँ क्रेडिट की नेचर रखती है और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को भी हम बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं तो हमने वहीं इसको भी पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि हमने इन तमाम के तमाम जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनका टोटल कर लिया तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल 3,05,000 आया दोनों साइड्स का डेबिट क्रेडिट का। आपका एडजस्टमेंट का जो कॉलम है उसका 67,000 आया बोथ साइड्स। इसी तरह एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 3,32,000 आ गया आपका बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी आस्पेक्ट थी तो उसमें आप देख लीजिए कि आपका इनकम स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो 76,000 डेबिट साइड का आया जबकि आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस 24,000 है। जबकि अगर आप गौर करें तो यहाँ आपके एक्सपेंसेस की साइड ज़्यादा बड़ी है यानी कि 76,000 है और आपके रेवेन्यू की साइड 24,000 है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो ये आपके लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस आपका यहाँ 52,000 आया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में अगर आप गौर करें तो बैलेंस शीट की एसेट साइड आपकी 2,56,000 है जबकि क्रेडिट साइड आपकी 3,08,000 है। तो इन दोनों का भी जो डिफरेंस है 52 ही आया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए हमने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जो टोटल्स होंगे वो डिफरेंट तो होंगे लेकिन इन दोनों के दरमियान यानी कि इनकम स्टेटमेंट के डेबिट
डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस और बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस सेम होगा जो कि 52,000 है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और आपके रेवेन्यूज़ कम थे, इस सूरत में आपको नुकसान का सामना करना पड़ा, तो ये नॉट नेट लॉस है। इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने एक इनकम के हवाले से भी बात कर ली और लॉस के हवाले से भी बात कर ली। लास्ट में आप इन तमाम का टोटल कर लें तो आपके पास जो है ये इनका जो है टोटल आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। बार बार इन लेक्चर्स को देखिए, इंशाल्लाह क्लैरिटी हो जाएगी। इसके अलावा कोई सवाल अगर आपका है तो आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।